आप ट्विटर पे जाएंगे, इंस्टा पे जाएंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेंगे। पीआर वाला टीचर नहीं हूँ, मैं प्यार वाला टीचर हूँ। भाई मैं जिस सब्जेक्ट का टीचर हूँ, जीके जीएस का, 10th में मैं सर उसी में पास विद ग्रेस हूँ। लोग सर यूपी बिहार के लड़के अक्सर घर से आते हैं तो गुड़ और घी मम्मी लोग दे देती हैं, वो मेरे पास भी था। तो मैं गुड़ घी रोटी 1-1.5 महीने लगातार खाया हूँ। मैंने अपने पापा को फोन किया मेट्रो के नीचे से बैठ करके, मैं रो रहा था, मेरे आंख में आंसू थे। टावर पे चढ़ करके चिल्ला रहा है कि आशुतोष सर से मिलवा दो ना, मैं कूद के आत्महत्या कर लूंगा। सर कुछ राज को राज ही रहने दीजिए। सर बच्चे जानना चाहते हैं, बताइए सर। समोसे चाय कहाँ है हमारे? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आशुतोष त्रिपाठी सर, जो कि एसएससी के फील्ड में जानी मानी हस्ती हैं, बहुत बड़े टीचर हैं और हम लकी हैं कि वो हमारे साथ हैं। अड्डा का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो। और जैसा आप जानते हैं बहुत सोशल मीडिया शाई भी हैं ये। आप ट्विटर पे जाएंगे, इंस्टा पे जाएंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेंगे। और मैं काफ़ी दिन से उनको चेज़ कर रहा था कि सर पॉडकास्ट करना है, आपके साथ बैठना है, बातें करनी है, क्योंकि सर के बारे में अगर टीचिंग की बात की जाए तो सबको पता है, सबने देखी है टीचिंग, क्योंकि सर आते हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं। लेकिन सर की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सर के क्या चैलेंजेस रहे, क्या स्ट्रगल्स रहे, कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो आज जानेंगे ये सब। किसी तरह सर को आज पकड़ा है। सर सबसे पहले तो आपको अड्डा में 7 साल हो गए, बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। 7 साल सर, 7 साल हो गए। कैसा रहा सर सफर 7 साल का? लगता है अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है मुझे। सर सच बताओ। ईमानदारी से कह रहा हूँ सर, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कि 7 साल हो गए। और मतलब डे फर्स्ट जो मैं अभी यहाँ से आप थोड़ा बाहर निकलेंगे मेन रोड पे आना, और इंटरव्यू वाले जिस दिन हम आपके पास आने वाले थे, और आना रोड के उस साइड बैठे हुए थे हम, काफ़ी देर वेट किए कि मतलब क्योंकि यहाँ एक आप जानते हैं आशीष गौतम सर, उनसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी, थोड़ा मैं उनको पहले से जानता था, तो मैं उनको बस एक नोन पर्सन वो यहाँ मेरे थे, और तो मैं उनका काफ़ी वेट किया मेन रोड पे, और वो करंट अफेयर पढ़ा रहे थे सुबह 7 से 8। तो मैं कई बार उनको फ़ोन लगाया कि भाई मैं दिल्ली आ गया हूँ, ट्रेन से उतर गया हूँ और कहाँ है अड्डा 247, मुझे आना है अंदर। तो अब वो फ़ोन ही नहीं उठाए, तो हमको लगा ला दिल्ली में धोखा हो गया। फिर लेकिन फाइनली 1-8 घंटे के बाद उन्होंने कॉल बैक किया, बोला एक्चुअली आई एम इन क्लास, और फिर मैं आया, और फिर वो रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, और वो दिन और आज का दिन, मतलब सर मतलब मुझे सच कहूँ तो सर वही वंस अगेन कि बिलीव नहीं होता कि वास्तव में 7 साल बीत गया। बहुत कुछ बदला होगा इस बीच में, बट इट्स गुड, बहुत अच्छा है सर मेरे लिए। मैंने सुना है जब आप आए थे तो ये सोच के आए थे कि करके देख लेता हूँ, 7 दिन करके देख लेता हूँ, होगा तो ठीक है। एक्चुअली सर मुझे ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था। तो जब मैं अड्डा के मतलब इन्वायरमेंट में एंट्री किया, जो ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ देखा, मैं देखा सब लोग लैपटॉप पे बैठे हैं और अपना टाइप वाइप कर रहे हैं, कुछ लोग एकदम लैपटॉप लेके इधर से उधर दौड़ रहे हैं। मेरे पास खुद का लैपटॉप था ही नहीं, तो मेरे लिए वो सब कुछ नया था। और फिर मुझे जो डेमो क्लास के लिए भी बोला गया कि आप पढ़ा के तो दिखाइए, आप पढ़ाते कैसे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट किया हुआ था कि कोई क्लास होगी जिसमें जाऊंगा, ऐसे बोर्ड वोर्ड पे लिखूंगा, कुछ 10-20 बच्चे होंगे, क्योंकि मतलब ऑनलाइन का कोई आइडिया नहीं था सर। अंदर गया तो एक कैमरा लगा हुआ था और 2-3 पर्सन्स थे, वो टेक्निकल टीम के पर्सन्स थे, अब तो समझ में आ गया है। वो बोले हाँ सर सब कुछ रेडी, आप पढ़ाना शुरू कर दो। हम कहाँ पढ़ाना शुरू कर दें, यही बोर्ड है आपका और इसी पे पढ़ाइए। तो उस समय एक टीचर थे, वो शायद मेरे को समझ पाए, वो बोले इस कैमरे में मान लीजिए कि लाखों स्टूडेंट बैठे हैं, आपको उनको पढ़ाना है, अब आप पढ़ा करके दिखाओ। तो वो मैं पढ़ा के दिखाया। फिर 2-3 दिन बाद बाय गॉड ग्रेस की ऑफर लेटर भी आया, मुझे इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ। तो थोड़ी दूरी पे यहाँ से 3-4 किलोमीटर पे हुडा मेट्रो स्टेशन, अब मिलेनियम मेट्रो स्टेशन हो गया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो चूंकि ऑफर लेटर मेरे हाथ में था और डर मेरे मन में था कि अगर मैं ऑफलाइन का हूँ और ऑनलाइन बच्चों ने मुझे पसंद नहीं किया, जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरी सैलरी आपने ऐसी ऑफर कर दी थी कि जो मेरी प्रीवियस कंपनी से जस्ट डबल के अप्रोक्सीमेट थी, तो वो यूपी बिहार वाला पैसा ज्यादा थी सर। मतलब अब उस समय तो मैं रोया था आपके सामने कि अरे सर इतना ही, लेकिन वो ज्यादा थी। तो फिर मैं मतलब कि वो डर था। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया मेट्रो के नीचे से बैठ करके,
और मुझे वो दिन अच्छे से याद है। एक्चुअली मैं रो रहा था, मेरे आंख में आंसू थे, क्योंकि सर मैं उतना पैसा 1 महीने में एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तो मैंने पापा को बोला, पापा जॉब तो मिल गई है, लेकिन मतलब मैं करूँगा कैसे? अच्छा, अब पापा मेरे यूपी से ठेठ बनारसी, और यूपी बिहार में पैसे पद को बड़ा महत्व होता है सर। तो वो ये वाली लाइन इग्नोर कर दिए, बोले बताओ बताओ सैलरी कितनी है? तो मैंने सैलरी अपनी बता दी कि पापा सैलरी इतनी है। बोले अरे तुम सब कर लोगे, सब हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। फिर भी मैं अपने मन का उनसे नहीं कह पाया कि पापा मुझे पीपीटी का पी नहीं बनाने आता है, मैं आशुतोष लिखने में ASHU दबाता हूँ, मैं ये पीपीटी कैसे बनाऊंगा, मैं खड़ा कैसे होऊंगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, बोलूंगा कैसे? लेकिन मैंने पापा के खुशी के आगे अपने आंसू को दबा लिया कि यार मेरे घर वाले बहुत खुश हैं कि बच्चे की ठीक ठाक जॉब लगी, अच्छी सैलरी है, तो चलो करके देखते हैं। कुछ नहीं होगा तो रिजाइन होगा, तो वो देख लेंगे। तो कुछ इस थॉट प्रोसेस के साथ और हिम्मत बांधते हुए सर मैंने अड्डा 24/7 के साथ डे फर्स्ट की जर्नी शुरू की। और आज मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, आज तो 7 साल हो गए। यस, 7 साल हो गए मुझे, और अभी तो ऐसे बहुत सारे साल आएंगे सर। बिल्कुल। मुझे याद है कि एक बार हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि मैंने 7 दिन का अपने लिए एक गोल रखा था कि 7 दिन में अगर मैं चल गया, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं रहूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। अक्षय अवस्थी सर एक्चुअली वो भी ऑफलाइन से आए थे और मेरे साथ ही उन्होंने अड्डा ज्वाइन किया था। तो हम दोनों आपस में प्लान करते थे कि अगर मतलब पढ़ाए हम लोग, चल गई तो चल गई, नहीं चली तो पुरानी वाली कंपनी में जाके हाथ पांव जोड़ लेंगे, हमको वापस ले लो, हमको ऑफलाइन ही पढ़ाना है। तो ये बैकअप प्लान था हम लोग का, और 7 डे ट्रायल प्लान था सर ये। बट मैं इस मैटर में लकी हूँ सर कि जिस दिन मैंने अड्डा ज्वाइन किया था उसके कुछ ही दिन बाद मेरे अड्डा में 3000 लाइव आए थे, और आप और बंसल सर गेट पे आके खड़े थे। तो मैं आपको तो पहचानता था कि अनिल नागर सर हैं, बंसल सर को एट दैट टाइम मैं नहीं जानता था। और आप लोग जो लोग बंसल सर को ना जानते हो, जान लो, वो अड्डा के को फाउंडर हैं, सर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अब सर वहाँ पे मौजूद थे, आप दोनों लोग गेट पे मौजूद, मैं स्टूडियो का गेट खोला तो आप लोग ताली बजा रहे थे कि वाओ 3000 लाइव आ गए, बहुत अच्छा फैकल्टी आ गया है। और तो मेरा मन ही जान रहा था कि मैं कितना अच्छा फैकल्टी हूँ ऑनलाइन के, नॉलेज के मैटर में नहीं, ऑनलाइन के मैटर में। तो आपने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, मैंने आपसे हाथ मिलाया, और जब बंसल सर हाथ आगे ऐसे बढ़ाए मतलब ये कौन है, मैं इनसे क्या हाथ मिलाऊं? फिर मैं जब थोड़ा आगे बढ़ा तो अभिषेक गुप्ता सर, ही सेज दैट अरे ये बंसल सर हैं। तो हम बोले तो बोले बंसल सर को फाउंडर। फिर हम जाके अरे सर प्रणाम सर, गलती हो गई सर। तो ये मेरा उस शुरुआती दिनों का जो एक्सपीरियंस है और याद है सर, वो अभी तक साथ में है सर। बिल्कुल। मुझे लगता है लाइफ में अक्सर ऐसा होता है, कई बार हम चीज़ें सोचते हैं कि ऐसे होंगी या नहीं होंगी, लेकिन लाइफ में अगर आप हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, खुद में बिलीव करते हो और अपने आप को चांस देते हो, तो चीज़ें वर्कआउट भी होती है। बिल्कुल सर, बिलीव मैटर, वो बहुत मैटर करता है। सर एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत वो करता है, मतलब मैं बहुत क्यूरियस रहता हूँ उस चीज़ को लेकर कि आपकी पढ़ाई में ऐसा क्या डिफरेंट है कि बच्चे इतना प्यार करते हैं, मतलब क्या अलग करते हैं आप? मैं देखता हूँ आपके इतने लाइव, इतने लाइक्स, कमेंट देखता हूँ भरे हुए हैं, क्या डिफरेंट है, मतलब क्यों इतना बच्चे लाइक करते हैं आप? सर इसका एक बड़ा बेसिक सा आंसर है सर कि मैं पीआर वाला टीचर नहीं हूँ, मैं प्यार वाला टीचर हूँ। मेरे पास कोई पीआर नहीं है सर, शायद ये मेरे लाइफ का 7 साल में पहला पॉडकास्ट है, आप नहीं बताया, और मैं जानता भी हूँ कि सर मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही मेरे स्टूडेंट का मेरे प्रति सपोर्ट और मेरा उनके प्रति डेडिकेशन है। तो अगर ये मतलब सर वही बात कि अगर पीआर होता सर ना, तो ये सब फर्जी होता, ये प्यार है जो मैं यहाँ पे हूँ सर। तो सर एज ए टीचर जब आप पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे आपसे पढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम आपके दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? एक तो आपका सब्जेक्ट है ही ऑफ कोर्स, बट उसके अलावा आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? 2 बातें चल रही होती हैं। एक तो सर मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स नहीं बैठे हैं, तो मेरा कनेक्शन और मेरा कम्युनिकेशन उनसे ऐसा होना चाहिए कि उन्हें ये फील होना चाहिए कि आशुतोष सर बगल में ही है, अपना कोई सामने ही खड़ा होकर के पढ़ा रहा है, और वो जो बेसिक्स हैं
जो मतलब कि मुझे जो, जैसे मैं 7th 8th में था, टीचर कोई हाई फाई वर्ड बोल दिए या कोई कठिन इंग्लिश वर्ड का प्रयोग कर लिए, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं एफर्ट ये करता हूँ कि जब मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकले तो मैं उसको डिफाइन कर सकूं और मैं उन्हें महसूस करा सकूं कि हमारे तुम्हारे बीच में बस ये कैमरा ही है और इसको हटा दो तो हम तुम एक ही रूम में पढ़ रहे हैं। मतलब एज मच एज पॉसिबल मैं अपने स्टूडेंट्स को कंफर्ट फील कराना चाहता हूँ कि यार हम तुम एक ही हैं और बस ठीक है, पढ़ना है पढ़ लेंगे, कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी मेरी यही होती है कि मेरे स्टूडेंट मेरे वे ऑफ कम्युनिकेशन, स्टाइल ऑफ टीचिंग, इससे कोप अप हो जाएं, कंफर्ट फील करें और आराम से पढ़ें, स्ट्रेस लेके ना पढ़ें। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एज ए टीचर, मैंने भी काफ़ी मैथ्स पढ़ाया है, बिल्कुल सर। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे को समझना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि उसको कंटेंट पढ़ाना। और समझना ये बहुत डीप वर्ड है, क्योंकि समझने के पीछे बहुत चीज़ें हैं कि बच्चा कहाँ से आता है, किस तरह की लैंग्वेज उसको समझ में आती है, उसके फैमिली में क्या चल रहा है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या वो कहीं घर पे है या कहीं किसी सिटी में रहता है, घर से पैसे मंगाता है, इस बार पैसे आए कि नहीं आए। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं बच्चे के मन में, बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। तो उनको समझ के जब आप बच्चे को पढ़ाते हो तो सिर्फ आप एक कंटेंट नहीं पढ़ा रहे हो, सिर्फ आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हो, आप बच्चे को ओवरऑल एलिवेट कर रहे हो, उसके मोरल को एलिवेट कर रहे हो, उसके कॉन्फिडेंस को एलिवेट कर रहे हो, उसको एक दिशा दे रहे हो। आई थिंक वो बहुत मैटर करता है, जो आप बखूबी करते हैं। यस सर। मतलब सर मुझे लगता है ना कि हर एक टीचर को ये चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को पहले कंफर्ट जोन में लाए, कि वो स्ट्रेस न फील करते हुए कंटेंट को ग्रैप्स करने के लिए रेडी हो, न कि वो आए और एकदम मशीन की तरह शुरू हो जाएं कि बस ये है टॉपिक, ये है सिलेबस। नहीं, आफ्टर ऑल वो स्टूडेंट आपका भाई है, बहन है, दोस्त है, जिसको धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपको ही पढ़ाना है। सर ये बताइए, जीके जीएस आया कहाँ से पिक्चर में? जहाँ तक मुझे आपका बैकग्राउंड पता है, आप तो इंजीनियर हैं, बीटेक है, बीटेक नहीं आप तो एमटेक भी हैं, आपने तो मास्टर्स भी किया हुआ है। मास्टर्स किया है। और ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, जीके जीएस तो करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो कैसे? वैसे सर ये मतलब ये मेरे लाइफ का मतलब जैसे होता है ना कि तकिया कलाम क्वेश्चन है, कि मुझसे सब लोग ये पूछते हैं कि यू हैव डन योर एमटेक विद डिजिटल कम्युनिकेशन, आफ्टर देन यू आर इन एज अ हिस्ट्री टीचर। अब सर इसके पीछे स्टोरी ये है कि घर से तो हम भी सपने लेके निकले थे कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, दिल्ली में आए थे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए सर। बट यहाँ मैंने एक मतलब बहुत ज़्यादा मैं मतलब ऐसी फैमिलीज नहीं रहा सर जहाँ की पैसा बहुत अवेलेबल रहा हो, तो मैंने काफ़ी कोचिंग पता किया कि कहाँ से मैं तैयारी करूँ। और ऑफलाइन में सर सबकी फ़ीस बहुत हाई फाई थी, मतलब आज से मैं 8-10 साल पहले की बात बताऊं तो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख वो फीस मांगते थे। और यहाँ मुझे रूम रेंट 5,000 भेजने में और खाने का भेजने में मुझे पता रहता था कि पापा महीने में 2 बार उस पैसे को ब्रेक करके भेजते हैं, तो हाउ कैन ही मैनेज 1.5 लाख रुपया। तो कोई कोचिंग नहीं कर पाए। फिर उसके बाद दोस्तों से थोड़ा बहुत आइडिया लिए कि कैसे क्या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का होता है, तो एक ऑनलाइन कोर्स मैंने खरीदा सर, मतलब वो 7-8 हज़ार का था। अब कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 7,000 रुपए। तो ऑनलाइन कोर्स खरीदा, उसके टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ा। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर अब से कुछ समय पहले पेपर फर्स्ट में 200 नंबर का नॉन टेक आया करता था, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर ये पूछता था। अब तो वो पोर्शन हटा दिए ये लोग। तो टेक्निकल वाला पोर्शन 6-7 महीना पढ़ने के बाद जब मैं नॉन टेक का प्रिपरेशन करना शुरू किया तो मेरा उसमें थोड़ा ज्यादा मन लगना शुरू हुआ। मतलब वो लेटे लेटे बाबर की कहानी पढ़ रहा हूँ, फिर लेटे लेटे अकबर को देख लिया, गंगा नदी का फ्लो किधर जा रहा है, कभी किसी आर्टिकल के बारे में जाना। मतलब ये इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ सर। और फाइनली एक दिन मैंने ये पाया कि मैं टेक सब्जेक्ट्स की अपेक्षा नॉन टेक में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। और वही होता है ना सर, सही समय पे लिया गया निर्णय या खुद को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि मैं एक्चुअली किसके लिए बना हूँ या एक्चुअली मैं क्या कर सकता हूँ। अगर ये हर स्टूडेंट, हर लोग समझें तो बेहतर होगा। वो शायद भगवान की दया से सर मुझे टाइम पे समझ में आ गया कि मैं टेक के लिए भले एमटेक किया हूँ, बट मैं टेक में उतना गुड नहीं हूँ जितना शायद नॉन टेक में अच्छा कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई सर आई एम हियर। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो कैरियर है ना वो हमारी ग्रेजुएशन से डिसाइड होता है, कि हमने मान लो, और जनरली होता है 11th-12th में पेरेंट्स बहुत दिमाग लगाते हैं कि यार
कहाँ जाएं, हमारे बच्चे को लॉयर बनाएं, हमारे बच्चे को इंजीनियर बनाएं, या हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाएं। इनफैक्ट पेरेंट्स का भी थिंकिंग होता है और बच्चे को उतना ज़्यादा पता नहीं होता। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कैरियर्स आपकी डिग्री से ज़्यादा आपके इंटरेस्ट से बनते हैं, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे आपको मज़ा आ रहा होता है। तो ये सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि यार आप जो भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपका कैरियर उसी फील्ड में बनेगा, आपका कैरियर किसी और फील्ड में ही बन सकता है। तो वो आपको खुद से क्वेश्चन पूछना होगा कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप बिना थके कर सकते हो, 24 घंटे बैठ के कर सकते हो, उसमें आपका कैरियर बनेगा। कोई भी फील्ड चूज़ कर लीजिए, उस फील्ड के अगर आप सबसे अच्छे इंसान बन सकते हैं, सबसे अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं, तो आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। और मैं बता दूं, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है इस दुनिया में, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो टीचिंग फील्ड हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल लॉ, वो तो सबको ही पता है। लेकिन इसके अलावा भी इतने सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो। बस आपको वो ढूंढने की ज़रूरत है कि आपको किस में मज़ा आता है, आपका पैशन क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको काम नहीं लगती, जो आपको मज़ा आ रहा होता है। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। और आपने थोड़ा लेट फिगर आउट की, अब मास्टर्स भी की आपने उसी फ्लो में। हाँ सर, मतलब एक होता है ना कि आइडेंटिफाई करने में देर है दुरुस्त है, मैं अपने लिए कहूँगा। बिल्कुल, आज आप इतने बड़े टीचर हैं, इंडिया का हर बच्चा आपसे एसएससी पढ़ता है, तो ये तो ऑलरेडी आप बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। सर, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, और ये मुझे पता भी है वैसे, बट मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। अभी तो आप जीके जीएस के बहुत बड़े टीचर हैं, हर कोई जानता है उसको। जब आप स्कूल में थे, 10th में, एसएसटी के एग्जाम में, क्या हुआ था? सर कुछ राज को राज ही रहने दीजिए। सर, बच्चे जानना चाहते हैं, बताइए सर। सर, मैं इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं। नहीं सर, अब देखिए, पूछ लिया, अब तो बताना ही पड़ेगा आपको। अब सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं जिस सब्जेक्ट का टीचर हूँ, जीके जीएस का, 10th में मैं सर उसी में पास विद ग्रेस हूँ। मैं जीके जीएस में ग्रेस मार्क से पास हूँ सर, क्लास 10th में। लेकिन उसके पीछे एक कहानी है सर कि विदाउट रीजन ग्रेस मार्क नहीं हूँ। एक्चुअली सर 9th-10th में मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, जैसा आप जानते होंगे सर। तो मेरा एक हैबिट था कि मैं अक्सर दोस्तों के साथ गंगा जी के किनारे जा करके बैठा रहता था। तो उतना ज़्यादा मेरा बहुत रुझान भी नहीं था कि मैं पढ़ाई में बहुत डूबा रहूँ, बहुत मेधावी छात्र हूँ, एकदम मेरा टॉप करने की इच्छा है। ऐसा कोई खास इच्छा मेरी नहीं रहती थी। इच्छा ये रहती थी कि बढ़िया खाने को मिल जाए, गंगा जी टहल लें, पान वान खा लिया, अगर मीठा पान मिल गया तो हम आनंद लो जीवन का। तो हम लोग के समय होता क्या था कि एग्ज़ाम सेंटर अदर सिटी में पड़ता था क्लास 10th में सर। तो मेरा भी सेंटर पड़ा था बनारस में, एक जगह है पीली कोठी, तो वहाँ मेरा सेंटर पड़ा था। और मैंने, जैसे होता है ना कि जीएस में 2 पेपर थे 50-50 नंबर के, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, और टोटल 100 में आपको 35 मार्क्स लाने थे। तो 50 नंबर का जो डे फर्स्ट का पेपर था, वो तो मैं गया अटेम्प्ट कर रहा है। लेकिन उस दिन उस सेंटर पे कुछ लड़कों से हो गई लड़ाई हम लोग की। हम लोग जब पेपर 10 से 1 दे के निकले तो मारपीट कर लिए सर, वहाँ लोकल लोगों से कर लिए। वो 2-3 थे, हम 8-10 थे, तो उस दिन तो हम लोग भारी पड़ गए, मारपीट करके चले आए। 3 दिन बाद पेपर सेकंड था 50 नंबर का, जीएस का, एसएसटी बोलते थे सर। तो जब 3 दिन बाद हम लोग एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, सुबह 9:30 बजे, 10 बजे से पेपर था, तो हम लोग देखे कि कम से कम 20 से 25 लोग हाकी डंडा लेके हम लोग का वेट कर रहे हैं। अब हम लोग रोड से ही देख लिए कि अरे यार, वो तो सेंटर पे आज तो पिटाई खाना है। अब हाकी डंडा या पेपर, तो हम लोग, अच्छा, उनकी भी निगाह हम लोग के ऊपर पड़ गई। तो फिर हम लोग डिसीजन लिए कि भाग। अब वो मेन रोड था, बस जा रही थी, दौड़ते हुए हम लोग बस पकड़े, भाग गए। और गंगा जी के किनारे बनारस में एक घाट है, 80 घाट, वहाँ पे बैठ के एक दूसरे को आशीर्वाद वाले वचनों का ट्रांसफर हुआ। और ये हुआ कि अब तो 10वीं में फेल हो गए भाई, एक तो पेपर ही छूट गया और घर भी नहीं बता सकते थे सर। तो जिस दिन 10th का रिजल्ट आना था, उस दिन मैं क्लियर था कि आज तो फेल होना है, पेपर धुलाई भी होनी है, जूता चप्पल जो पापा का हाथ चलना है वो चलेगा। और वैसे भी मम्मी पापा के हाथ से सर जो उठ सका, मतलब जूता चप्पल बेलन, वो मेरे ऊपर बजा है। तो मैं ठीक था कि ठीक है, आदत है, एक दिन और सही, लेकिन बेइज्जती थी सर, 10th में फेल होने वाले हो। रिजल्ट आया और भैया आकर के बताए कि हम छत पे थे, तो नीचे से मुझे आवाज आई कि पापा रजनीश पास हो गया। तो हमको लगा पास कैसे हो गए, पेपर छोड़ के आए हैं। अच्छा ठीक है। कुछ दिन बाद जब मार्क्स आए सर, तो हुआ यूं था कि जो फर्स्ट पेपर मैंने 50 नंबर का दिया था, उसमें मेरे 30 मार्क्स आए थे,
और सेकंड वाला 50 तो मैं टोटल एब्सेंट था, जीरो था। लेकिन यूपी गवर्नमेंट 5 नंबर ग्रेस मार्क देती थी, 100 में चाहिए होते थे 35, तो 30 ये और 5 मिल गए मुझे ग्रेस मार्क के जीके जीएस में, मैं पास हो गया। बस। तो बस पास विद ग्रेस। बट मुझे रिग्रेट नहीं है सर इस चीज का कि सर वो जो नंबर या मार्कशीट है ना, वो आपकी उस ईयर के सिचुएशन को दर्शाता है। बाकी आप लाइफ में जो आगे करोगे वो आपके सामने आगे एज अ रिजल्ट आएगा सर। तो अगर मैं आपसे भी कहूंगा आपका 10th में 12th में कम परसेंटेज है, तो इट डजंट मीन कि आप फेल्योर हो गए, आप कुछ कर नहीं सकते हो। वो बस इतना मतलब बताता है ना कि उस साल आपने कम पढ़ाई की, नेक्स्ट ईयर अच्छा कर लोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो ये था सर मेरे पास विद ग्रेस का स्टोरी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें मेरा थिंकिंग ये भी है कि लाइफ में जब हम फेलियर्स फेस करते हैं ना, तो मजबूत बनते हैं। इनफैक्ट कोई भी सक्सेस बिना फेलियर के नहीं आती। जैसे आप देखेंगे ना, किसी भी बच्चे को जब चलना सीखता है ना, तो वो बहुत बार गिरता है और कोई इतना माइंड भी नहीं करता, ठीक है गिर गया, उठ जाएगा। और एक दिन ऐसा आता है, बच्चा वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है। तो मुझे लगता है कि फेलियर्स सिखाते हैं हमें, बस हमें अपना माइंड ओपन रखना है और उसको एक्सेप्ट करना है कि यार ठीक है, फेल हो गया, देखो क्या कमी थी, क्या गलतियां हो गई, क्या मिस्टेक्स हो गई, और उसको आगे बढ़ो। और इन जनरल भी मैं देखूँ ना आशुतोष, कि बड़ी बड़ी फेलियर्स एक्चुअली होती है जब आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत मेहनत करते हो, उसमें भी हम फेल होते हैं। और कई बार ऐसी फेलियर्स भी होती हैं जो आपके हालात लेकर आते हैं, आपकी कंडीशंस जो होती है ना, और ऐसे कंडीशंस भी होते हैं जो आपको तोड़ देते हैं। लेकिन जीवन में जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जो हालात आपको तोड़ रहे हैं, तो ज़्यादातर केसेस मैंने देखा है वहीं से हालात आपको एक नई दिशा भी देते हैं, एक जीवन का नया मोड़ भी देते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि जो हालात आपको तोड़ते हैं, कहीं ना कहीं वही जीवन को एक नया मोड़ भी देते हैं। आपने परिस्थिति की बात की सर, तो जब मैं दिल्ली में तैयारी करने आया था, तो मतलब जैसा कि मैं कहा कि मतलब उतने बैकग्राउंड अच्छे नहीं थे, फैमिली के इकोनॉमिकल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी। तो कई बार क्या होता था कि महीने के पैसे खत्म हो गए, और एक दो बार पापा, जैसे रिजल्ट नहीं आ रहा है आपका, तो पापा लोग गुस्सा हो जाते थे कि भाई इसको पैसे भेजने कोई फायदा नहीं है, झूठा इधर उधर कर रहा है, लौटाओ इसको, घर आ जाओ। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो हुआ क्या कि पैसे खत्म हो गए थे, एक दो महीने से मकान मालिक को किराया नहीं दे पाया था। तो जब मेरी मकान मालकिन, दिल्ली में जगह है लाडो सराय सर, तो जब मेरी मकान मालकिन आती थी किराया लेने के लिए, तो मैं उनको देख के मतलब रास्ता रूम इधर उधर बदल लेता था। और कई बार ऐसा हुआ, एक आनंद यादव, उदय यादव मेरे रूम के बगल में रहते थे, मुझे उनसे 200 रुपये उधार लेने पड़ते थे। और उस 200 रुपये में मुझे सर ध्यान रखना पड़ता था कि 3 रुपए की एक रोटी लाडो सराय में मिलती थी, आज भी वो दुकान है वहाँ पे। तो मैं 10 रुपए में 3 रोटी उनसे लेता था, और वो 1 रुपए का कॉइन वापस लेने के लिए सर मैं उस पूरी भीड़ में, उस दुकान पे बड़ी भीड़ होती थी, मैं वेट करता था। और चूंकि 200 रुपये मुझे 1 हफ्ते या 10 दिन चलाना होता था, तो जब हम लोग सर यूपी बिहार के लड़के अक्सर घर से आते हैं, तो गुड़ और घी मम्मी लोग दे देती हैं, वो मेरे पास भी था, तो ज़्यादा बड़ा डिब्बा घी का दे दी, गाय भैंस घर में है, और गुड़ दे दी। तो मैं गुड़ घी रोटी लगभग सर आपको ईमानदारी से बताऊं 1-1.5 महीने लगातार खाया हूँ। और अगर मुझे सब्जी खानी पड़ी है सर, उसमें मुझे एक्चुअली जॉन्डिस भी हो गया था। अब रीजन क्या था ये भी मुझे नहीं पता, और घी शायद मना था, बट मुझे ये भी नहीं पता चला घी मना है। तो मैं प्याज रोटी और मतलब सब्जी की जगह मैं प्याज रोटी और टमाटर यही उपयोग कर पाता था। 2 रीजन थे, एक तो मेरे पास पैसा नहीं था, और जैसे आनंद यादव, उदय यादव से 200 रुपये उधार ले लिया, तो अगले महीने मुझे पता है कि अगले हफ्ते चुका भी नहीं पाऊंगा, मुझे जाना है। तो मैं देखता था कि जब दोनों रूम पार्टनर में से कोई एक हो, उससे जाके मांग लूं, वो न सुने, और जब इससे मांगू तो वो न सुने। तो वो परिस्थितियां थी सर। बट मैं अभी अपने पूरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि समय बदलता जरूर है। तो इसलिए आप अपनी करंट सिचुएशन को सोच करके कोई जल्दबाजी वाला निर्णय न लें कि यार मैं तैयारी करना छोड़ दूं, क्या मैं अब ये काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो परिस्थिति बदलेगी, लेकिन आपका रिगर्ट आपको फिर लाइफ टाइम मतलब सर पछताने पे मजबूर कर देगा कि यार मैंने काश उस समय तैयारी कर लिया होता, काश मैं कंटिन्यू हो गया होता, तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। तो आज मैं कह सकता हूँ सर कि मैं वही लड़का हूँ जो 200 रुपये उधार लेकर के 1 हफ्ते गुड़ घी रोटी खा के चलता था, और आज शायद सर मेहनत और आप लोग का आशीर्वाद सर भगवान का कि मेरे पास ठीक ठाक कार भी है, मकान भी है सर। परिस्थितियाँ बदलती हैं, बस उनके सामने
झुकना नहीं चाहिए, लड़ लेना चाहिए अपने हिस्से का युद्ध। सर मैंने भी बचपन में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे और खेत भी बहुत थोड़े से ही थे, तो काफ़ी चैलेंजेस थे, फाइनेंशियली काफ़ी थे। इनफैक्ट यही होता था कि क्योंकि गांव में क्या होता है, फसल साल में 2-3 बार कटती है, वहीं से पैसा आता है, तो इन बिटवीन खर्चे चलाने के लिए इधर उधर से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। और ये होता ही रहता था, हर 1-2 महीने में ऐसा हो जाता था कि कहीं से उधार लिए, फिर वो हर महीने इंसान आता था कि सर पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। फिर फसल कटती थी और उससे पैसे दिए जाते थे, बट कई बार एक्यूमुलेट हो जाता था, कब बारिश ज़्यादा हो गई, कुछ और रीज़न हो गया, नहीं दे पाए। तो ऐसा एक बार ये हुआ था कि मेरे एक अंकल थे, गोपाल नाम था उनका, तो थोड़े पैसे ज़्यादा हो गए थे उधार, उनसे लिए हुए थे मेरे पापा ने, और एक्यूमुलेट हो रहे थे। तो एक दिन ऐसे घर पे आए, मुझसे बातें की, थोड़ी बहुत ऐसे ही जनरली बातें करते थे। फिर मेरे पापा के पास गए, तो मेरे पापा को बोला कि आप ऐसा क्यों नहीं करते इस अनिल को, ये तब मैं 8th में पढ़ता था, 7th 8th में पढ़ता था, कि इसको आप दुकान पे भेज दो, मेरी दुकान पे बैठ जाया करेगा, वैसे भी पढ़ाई वढ़ाई से होना ही क्या है, तो ये दुकान में बैठ जाएगा और फिर धीरे धीरे इनकम शुरू हो जाएगी, और आपका जो भी आपने पैसा लिया हुआ है, जो कर्जा लिया हुआ है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। और वो चले गए कह के पापा से। पापा आए, फिर मेरे साथ बैठे, वो बहुत इमोशनल दिन था मेरे लिए, टर्निंग पॉइंट था इनफैक्ट। एंड उसमें पापा ने बस यही बोला कि तुम्हें इन लोगों को गलत प्रूव करना है। स्पेशली इनको नहीं, मतलब इस एक अंकल को नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि पढ़ाई से क्या ही हो जाएगा, क्या ही कर लोगे आप पढ़ाई से। और आज उसी पढ़ाई की वजह से हम करोड़ों लोगों को पढ़ा पा रहे हैं, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, उनके सपनों को उड़ान दे पा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट, कहीं ना कहीं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनकर खड़े हुए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा फील्ड है ना सर, एजुकेशन फील्ड, बहुत पावरफुल है, और अगर देश को कोई एक चीज़ चेंज कर सकती है ना, तो वो एजुकेशन है। मुझे ये भी पता है कि उस टाइम जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, दिल्ली में थे, दिल्ली में ऑफकोर्स खर्चे होते ही हैं रहने के, तो वो खर्चे चुकाने के लिए और भी आपने कई सारे स्ट्रगल्स किए हैं जो शायद अभी आप नहीं बता पा रहे। लेकिन सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि यार जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो और कोई भी इंसान जब स्ट्रगल कर रहा होता है तो एक फ्रंट पे स्ट्रगल नहीं करता, बहुत सारे फ्रंट पे स्ट्रगल कर रहा होता है। एक तरफ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती हैं, एक तरफ खुद की एक्सपेक्टेशन होती हैं, एक तरफ फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फ्रंट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं, बहुत सारे फ्रंट्स होते हैं जिन पे स्ट्रगल चल रहा होता है। और उस इंसान के अलावा शायद और कोई इंसान नहीं होता जो इन स्ट्रगल्स को समझ सकता है। लेकिन ये भी सच है कि स्ट्रगल्स के बाद ही, जब आप स्ट्रगल से जूझते हो, फाइट करते हो, अपने लिए स्पेस बनाते हो, अपने अंदर विश्वास रखकर आगे बढ़ते हो, उसी से कुछ आप बड़ा मुकाम हासिल कर पाते हो। तो आशुतोष सर, ये जो आपने बताया, ये मैंने भी इस तरह का, मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, इनफैक्ट इसी तरह का स्ट्रगल फेस किया, और बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इस तरह का स्ट्रगल फेस करते हैं। और सिंस आपने बच्चों को बता दिया है, तो अब बच्चों को थोड़ा इससे और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, तो ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा है, और अगर आशुतोष सर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पूछना चाहूँगा जी सर। कि आप जब पढ़ाते हैं, सुबह में आता हूँ जनरली, तो आपकी करंट अफेयर की क्लास चल रही होती है, हाँ। और जब मैं शाम को जा रहा होता हूँ, जाने से पहले मैं एक बार घूम रहा होता हूँ, तब आप जीएस पढ़ा रहे होते हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहा होता हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं। तो एक तरफ आप करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं जो कि आज का है, एक तरफ पास पढ़ा रहे हैं, मतलब कैसे बैलेंस कैसे करते पढ़ा रहे हैं कैसे बैलेंस करते हैं दोनों चीजें? हाँ सर, मतलब शुरू में तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा पढ़ाई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं सर, अब ये बात मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आप बोले ना कि 7 साल की अपनी जर्नी को आप कैसे देखते हैं, ऐसे देखता हूँ सर कि मतलब एक लाइन इसमें बोला, आज भी सुबह करंट अफेयर पढ़ाने के लिए जब मैं उठता हूँ तो एक लाइन बड़ी कॉमन होती है, आज न जाऊं क्या, आज सो लूं क्या, कल कंफर्म चला जाऊंगा। बट सर 7 साल में अगर मेरी तबीयत सर बहुत ही ज्यादा न खराब रही हो, इवन मैं स्कूटी से डेली आता हूँ ऑफिस, मैं भीग करके भी आता हूँ, बट सर मैं अपना करंट अफेयर का क्लास लेता हूँ। इवन आप अभी भी मैं ऑफिस में जाएं और मेरे
ड्रॉवर के पास देखे तो एक पैंट और एक टी शर्ट रखा होगा कि अगर मैं गीला होकर के आ गया तो चेंज करके दूसरे से मैं पढ़ा दूंगा सर। और जो आपका क्वेश्चन रहा सर कि आप जीके जीएस और हिस्ट्री और करंट अफेयर को बैलेंस कैसे करते हैं, तो सर इट्स अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी कि मैं शाम के 4 बजे के बाद लग जाता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे PIB हुआ, न्यूज़ ऑन एयर हुआ, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर सर, कि मैं उनको सर्चिंग में लग जाता हूँ। 4 बजे के बाद बहुत सारे न्यूज़ की अपॉइंटमेंट क्या हुआ, कहाँ पे कौन सी मीटिंग हुई या कौन सी घटना घटी, किसका निधन हुआ, क्या हुआ, वो बैलेंस करता हूँ सर। और टू बी वेरी फ्रैंक सर, हिस्ट्री के लिए कुछ पढ़ना तो है नहीं, वो तो एक बार फिक्स हो चुका है, बस आप उसको और इनहेंस करते रहें, बुक्स पढ़ते रहें तो वो होता रहता है सर। ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं आता सर, बल्कि करंट को मैनेज करने में प्रॉब्लम आता है। अब गंगा नदी का फ्लो तो फिक्स है ना सर, अगर एक बार आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो पढ़ लिया, हाँ, लेकिन गंगा जी पे कोई योजना मोदी जी ला दें वो पढ़ना पड़ जाता है सर। सर एक थोड़े डिफरेंट टॉपिक पे भी आपसे बात करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जो SSC के प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें जो भी SSC के बच्चों के साथ हुआ, उसके बारे में आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? सर SSC प्रोटेस्ट अभी भी मतलब थमा नहीं है, क्योंकि कंप्लीट रिफॉर्म तो हो ही नहीं पाया है। SSC चेयरमैन से भी तो बातचीत थी, चल रहा, अंडर पाइपलाइन है सर सब कुछ। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सर उन्हें इस पूरे सिनेरियो में अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन आपके टीचर के थ्रू, आपके मोटिवेशन जो गुरु लोग होते हैं उनके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मिल ही जाता है। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि ड्यूरिंग आंदोलन, रिवोल्यूशन, बच्चे अपने पढ़ाई छोड़ करके बैठ जाते हैं। वो दिन भर सोशल मीडिया पे इन सर ने क्या कहा, उन सर ने क्या कहा, क्या हो रहा है, जबकि सर एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम का सिलेबस, वो सब कुछ फिक्स है। तो आप किसी भी इस तरीके के कंट्रोवर्सी या आंदोलन में न पढ़ करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करो, क्योंकि अल्टीमेट वही काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ दिनों बाद MTS का एग्जाम है, CGL CHSL का एग्जाम है, वो फिक्स है, आपका सिलेबस फिक्स है। बाकी जो लड़ाई है वो अड्डा 24/7 और अन्य शिक्षक लड़ रहे हैं, और होप सो उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा सर। सर मैं कुछ अब इंटरेस्टिंग आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ जो शायद बाकी लोगों को ना पता हो। जैसे कि मुझे आपके बारे में पता है, हाँ, कि आपको पॉलिटी और हिस्ट्री बहुत पसंद है। पॉलिटी और हिस्ट्री, हाँ सर, मेरा फेवरेट है हिस्ट्री। ये फेवरेट आपका, ये मुझे पता है। तो सर कुछ ऐसा बताइए जो बच्चों को ना पता हो, हिस्ट्री से बता दीजिए सर। चलो पार्टीशन के टाइम से कुछ बता दीजिए, या उसके अराउंड से कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ जो बच्चों को ना पता हो। अच्छा, जो बच्चों को ना पता हो, पार्टीशन। एक सर राइटर हैं डोमिनिक लैपियर और कॉलिन्स, इन्होंने एक किताब लिखी है फ्रीडम एट मिडनाइट। मैं उसका कुछ बताता हूँ। उसमें ऐसा था सर कि जब 1947 में बंटवारा चल रहा था, पार्टीशन चल रहा था, तो पाकिस्तान की तो कुछ ऐसे सामान थे सर जिनका कि बंटवारा होना बड़ा डिफ़िकल्ट था। फॉर एग्जांपल एक इंसाइक्लोपीडिया थी, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया, तो हुआ कि इसको पाकिस्तान लेगा कि भारत लेगा। तो उसके लिए फिर क्या डिसाइड हुआ कि उस ब्रिटानिका जो इंसाइक्लोपीडिया, तो उसको बीच से फाड़ने की कोशिश की गई। ए से लेकर के पी वर्ड तक का जो डिक्शनरी सर वो भारत के पास है, और पी से लेकर के जो जेड का पोर्शन है बीच में जितने भी आते हैं वो पाकिस्तान के पास है। वो फटने के बाद सामने 12 गवर्नर जनरल वायसराय की बग्गियां खड़ी थी, जो कार्ड खड़े थे, जिनमें 6 सोने की थी और 6 चांदी की, सिल्वर की थी। वो इनका बंटवारा भारत चाहता था उसे सोने का मिल जाए, पाकिस्तान चाहता था उसे सोने का मिल जाए। तो उस समय फिर बीच में माउंटबेटन पहुंचे, अयूब खान और भारत की तरफ से दीवान सिंह मौजूद थे। तो हुआ इसका बंटवारा कैसे होगा, तो हुआ सिक्का उछाल के होगा। तो क्वाइन उछाला गया, और मतलब भारत की तरफ सौभाग्य था कि हेड बोला दीवान सिंह जी ने, और हेड आया तो जो सोने की बगियां थी 6 वो भारत के हिस्से में आई, और पाकिस्तान के हिस्से में 6 चांदी की बगियां गई। और एक मंगला नाम की हाथी हुआ करती थी सर, तो हाथी को बीच में खड़ा किया गया अयूब खान के और दीवान सिंह जी के। और मंगला हाथी बहुत फेमस थी, उसके ऊपर वायसराय ही बैठ करके बस चलते थे और कोई चले, बहुत ट्रेंड और बहुत फेमस हाथी थी। उसके इमोशंस बड़े जुड़े थे भारत के लोगों के साथ, बहुत मांगलिक अवसरों पर उसका उपयोग होता था। तो अयूब खान से भी उसके संबंध थे हाथी के, वो लोग भी बड़े इमोशनली उससे कनेक्ट थे। हुआ ये हाथी किसके साथ जाएगी,
तो हुआ कि हाथी को बीच में खड़ा कर दो और एक साइड अयूब खान को खड़ा कर दो, एक साइड दीवान सिंह को। ये हाथी जिसकी तरफ मूव कर दी उसकी तरफ भारत को या पाकिस्तान को दे दी जाएगी। इन दैट केस कि दीवान सिंह जी खड़े थे और दीवान सिंह जी के पीछे कोई दूर छोटा बच्चा सर केले खा रहा था। ये बात अच्छा। दीवान सिंह जी बाद में बताए हैं, अपनी किताब में उन्होंने मेंशन किया, केले खा रहा था। वो पता नहीं कैसे हाथी की निगाह हमको लगता है केले की तरफ पड़ गई और वो दीवान सिंह जी की तरफ घूम गई और सीधे उस बच्चे की तरफ। तो जैसे ही घूमी वो कूदने लगे, अरे भारत को मिल गई हाथी, भारत को मिल गई। लेकिन देखिए वो रुकी तो नहीं, तो रुकी भी वो कहाँ जहाँ पे केले के छिलके पड़े थे और वो भारत के साइड थे। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर ड्यूरिंग पार्टीशन। कुछ इस तरीके के होते रहते हैं। ये मेरे लिए भी नया था सब कुछ, ऑल्दो मेरा कोई हिस्ट्री में अरे खास सर, उस इंटरेस्ट नहीं समय है, बट ये बिल्कुल नया था। चेयर टेबल डिक्शनरी ये सब फाड़ करके तोड़ करके मतलब सबका बंटवारा हुआ था। सबका बंटवारा, एक एक चीज की बंटवारा हो गया था सर। कि मतलब कुछ टाइपराइटर्स, वो जो टाइपिस्ट लोग हुआ, टाइप राइटिंग मशीन जो थी वो तक गिन गिन करके बांटी गई है और जो नहीं बट पाई उनको तोड़ दिया गया कि ना तुम लोगे ना हम लेंगे, इसको तोड़ दो। ये स्थिति थी सर। इंटरेस्टिंग। ठीक है सर, इस पड़ाव का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। आप बच्चों के लिए बहुत करते हैं सर, पढ़ाते हैं, दिन रात उनके लिए लगे रहते हैं, जो भी आप रिसर्च भी करते हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बच्चे भी आपको बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा है जब हम बिहार में पटना के उस इवेंट में गए थे, तो बच्चे जिस तरह से आपके पास आए, जिस तरह से उन्होंने आपके पैर छुए, आपको हग किया, वो एकदम अलग ही फीलिंग थी। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कुछ भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप अपने बच्चों में आपने देखी हो अपने बारे में, मतलब आपने कुछ ऐसा अपने बच्चों के बीच में कुछ देखा हो जो आपको बहुत अलग लगा हो या जो आपको अब तक याद हो? ऐसे तो सर मतलब बहुत सारी मेमोरीज हैं, मैं किसी एक को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ फिर भी आपने पटना का जिक्र किया तो मैं पटना से ही रिलेटेड बता दूं। एक बार सर पटना बापू सभागार में अड्डा 24/7 का सेमिनार था। तो सेमिनार था, पूरा सब कुछ एकदम भरा हुआ, स्टूडेंट चारों तरफ हो हल्ला हो रहा है, हम लोग भी माइक पे जाके अपने स्टूडेंट से मिल रहे हैं, सबसे क्लोज हो रहे हैं। फिर जब पूरा सेमिनार लगभग एंडिंग की तरफ पहुंच गया, समापन होने लगा, तो 4-5 गार्ड मेरी तरफ दौड़ करके आए। तो मैं सोचा यार ये क्यों दौड़ करके आ रहे हैं। फिर वो बोले आशुतोष त्रिपाठी कौन है यहाँ पे, आशुतोष त्रिपाठी कौन है। मैं बोला मैं हूँ आशुतोष त्रिपाठी। अरे सर वो एक स्टूडेंट को आप मना लो, बुला लो अपने पास में। हम बोले क्यों, क्या हुआ। बोला वो बापू सभागार, वो सर 5-7 फ्लोर की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी टावर पे चढ़ गया है और वो टावर पे चढ़ करके चिल्ला रहा है कि आशुतोष सर से मिलवा दो ना, मैं कूद के आत्महत्या कर लूंगा। तो जब ये बात मुझे पता चली कि अरे यार ऐसा वो क्यों कर रहा है, तो फिर मैंने उसको बोला उनसे कि जाओ उसको वादा करो कि आशुतोष सर मिलेंगे और प्लीज उसको लेके आओ। मैं भी गया। फिर तब सर वो टावर पे से उतरा और फिर वो गले लग करके इतना ज्यादा रोना शुरू किया, मतलब वो उसकी खुशी का, मतलब उसको बिलीव नहीं हो पा रहा था कि मैं सामने खड़ा हूँ, मिल रहा हूँ। तो मुझे लगा यार कि ये एक मतलब मैंने कमाया है अपने स्टूडेंट से, प्यार कमाया है कि उस स्टूडेंट को ये था कि अगर आशुतोष सर पटना आकर के मिल के नहीं गए तो मतलब सर वो मरने तक के लिए तैयार था। तो भगवान न करे कभी ऐसा हो सर, लेकिन वो प्यार था सर और मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मेरे ऐसे बहुत सारे छात्र हैं सर। सर ये हमारे प्रोफेशन के बारे में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जो बच्चे हमें प्यार करते हैं, एक तो प्यार जो होता है ना बहुत प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। बच्चे बहुत दिल से प्यार करते हैं, दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। और कभी इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो उसमें वो देखने को मिलता है, जहाँ बच्चे आते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, वो एक अलग फीलिंग होती है। इनफैक्ट जब मैंने इस कंपनी की शुरुआत की थी और इनिशियल जो बच्चे आने शुरू हुए थे, बहुत शुरू के बच्चे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो सारे बच्चे आज तक मुझसे कनेक्टेड हैं। सब अलग अलग जगह में हैं। कोई किसी बैंक में बहुत सीनियर पोजीशन में पहुंच गया है, कोई किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ गया है, कोई कहीं आगे बढ़ गया है। सब कनेक्टेड हैं, मिलने आते हैं और जब भी मिलने आते हैं पैर छूते हैं, इतना रेस्पेक्ट देते हैं, तो मन करता है यार इनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, पूरा जीवन इनके लिए कुर्बान हो सकते हैं। तो सच में आपने जो कहा ये बहुत ही, मतलब मैं इससे बहुत कनेक्ट करता हूँ। ठीक है सर, अब मैं ना कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। ये थोड़े लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस थे, अब मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनाए हुए, मैं लिख के लाया हूँ एक्चुअली। तो ये क्विकली करेंगे हम, ठीक है? ठीक है सर, सबसे पहले तो ये बताइए, अगर आप टीचर नहीं बनते, जैसे आपने बताया ना आप आए थे, मेट्रो स्टेशन से उतरे थे, वो 7 दिन भी बताया आपने, बिल्कुल, अगर वो
वर्कआउट नहीं होता, टीचर नहीं बनते, तो क्या बनते? देखिए सर, मैं इंजीनियर हूँ, अगर मैं टीचर न बनता तो मैं फिर कुछ और बनता, लेकिन बन तो जाता। तो वो सर रघुराम राजन जी ने कहा है ना कि एन इंजीनियर कैन डू एनीथिंग। तो सर अब वो तो नहीं पता, लेकिन मैं कुछ अच्छा ही करता सर, ये है। अगर आप खुद को किसी एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें, हु इज आशुतोष त्रिपाठी, क्या होगा वो वर्ड? अगर सर मैं अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूँ, मतलब देसी। ओके, ठीक है। ठीक है, कोई एक ऐसी फेलियर बताइए जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई, मतलब उस फेलियर से ही सक्सेस क्रिएट हो गई। जैसा कि मैंने सर बताया कि मैं जब दिल्ली में रहा करता था, तो एक समय ऐसा था कि नहीं शुरू में कंपटीशन निकल पाए, तो सर पापा नाराज रहते थे, तो उन्होंने पैसा वैसा भेजना बंद कर दिया था। और उस दौरान सर मतलब आपके पॉकेट में पैसे ना हो, परेशानी हो, तो मैंने अपने आप को रूम में कैद सा कर लिया था। बट डिप्रेशन में मैं नहीं गया था, कुछ ऐसा नहीं। बस मैं उस 2-3 महीनों के दौरान दिन भर पढ़ता था सर, और मतलब गुस्से में ही पढ़ता रहता था, लेकिन पढ़ता रहता था, लगातार पढ़ता रहता था। और मैं आपको बेहद ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, बीच में एक दिन ऐसा भी आया था, मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने लिए डेली का टारगेट सेट करता था कि आज मुझे ना ये 16 चैप्टर खत्म करने हैं। और 1-2 दिन ऐसा हुआ था कि वो मेरे से नहीं खत्म हो पाया, थोड़ा लेंदी चैप्टर पड़ गया। मुझे अच्छे से याद है सर कि मैं भगवान को दोष दे करके रात में रो रहा था कि 24 घंटा कहीं क्यों बना है, 26 घंटा का अगर दिन बना होता तो मेरा ये 18वां टॉपिक भी क्लियर हो गया होता। वो जो 2-4 महीनों का या 5 महीनों का रगड़ करके पढ़ना रहा सर ना, वो मुझे आज भी पे कर रहा है। इसीलिए जो एक बात कही जाती है सर ने कि अगर आप 5-7 महीने ध्यान से पढ़ लो, लग करके पढ़ लो, तो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वो चाहे कंपटीशन के सक्सेस के फॉर्म में या फिर आगे कुछ इस टाइप में आपको मिलेगी सर, मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी सर। ट्रू। कभी ऐसा लगा कि इतने स्ट्रगल के चलते, जहाँ पैसे की भी कमी है, फैमिली का भी प्रेशर है, रिलेटिव्स का, ये सारे जो प्रेशर होते हैं, इन सब चक्करों में जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वो आपको लगने लगा कि यार छोड़ो, नहीं हो पाएगा, यार बहुत छोटा लगने लगा हो? सपना छोटा लगने लगा हो? नहीं सर, मैंने कभी सपने छोटे देखे ही नहीं है। तो मेरा सपना अभी भी सर बड़ा ही है, और मुझे अपना सपना कभी छोटा नहीं लगा सर, मैंने सपने छोटे नहीं देखे सर। जब आप क्लासरूम से बाहर होते हैं, यानी कि जब आप बाहर जब अड्डा के एनवायरनमेंट से थोड़ा बाहर, आज आपके साथ जैसे यहाँ बैठे हुए हैं बाहर, जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? ऐसे ही सर, जैसे आज आपके साथ बैठ रहा हूँ ना, मुझे लोगों के साथ बैठना बहुत पसंद है सर, बात करना बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं जब अपने घर भी जाता हूँ तो मैं टीवी भी बंद करवा देता हूँ, क्या सब बंद करो, सब साथ बैठ जाओ। तो मुझे लोगों के साथ कनेक्ट होना, बात करना ज़्यादा पसंद है सर। तो मेरा समय ऐसे पास होता है, या फिर हिस्टोरिकल बुक जैसे गांधी भगत पढ़ लेना, क्या देश का बंटवारा ही आवश्यक था, ऐसी बुक्स पढ़ के मेरा टाइम पास हो जाता है सर। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन, आपने लाइफ में जब आप धीरे धीरे जिंदगी को समझते हैं तो धीरे धीरे डिसीजन लेना शुरू करते हैं। शुरू में पेरेंट्स आपके डिसीजन ले रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे आप लेना शुरू करते हैं। कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया हो जो अभी भी आप रिग्रेट करते हैं? कोई भी ऐसा डिसीजन? एक डिसीजन को लेकर के सर मैं ज़रूर महसूस करता हूँ, बताना भी पड़ेगा सर वो डिसीजन। सर मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय पापा मुझसे कहते थे ठीक से पढ़ लो, और मैं थोड़ा उनको मतलब यूँ कहीं मेरा उतना पढ़ने में मन नहीं लगा, या जो कुछ भी उनको दिखाने के लिए जो मैं पढ़ता था और एक्चुअली में पढ़ाई नहीं करता था सर, उसका मुझे आज भी अफसोस है। अब जब मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे वो अब बहुत अफसोस देता है कि पापा सही कहते थे। जब मेरे ऊपर वो बीतती है, जब मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ या अपने रिश्तेदारों, छोटे भाइयों कहता हूँ पढ़ लो, और मैं जान रहा हूँ कि ये नौटंकी कर रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है, तो वो जो मैंने पापा के साथ किया सर ने, जो मैं ठीक से पढ़ा नहीं सर 9, 10th, 11th, 12th में एक एवरेज, उसका आज भी मुझे महसूस है सर कि गलत किया था मैंने। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन नहीं, रादर एक रिक्वेस्ट। एक सर शायरी हो जाए, कोई भी लाइन जो आपको अच्छी लगती हो। एक तो लाइन मैंने आपकी बहुत सुनी है हाँ, जो आप क्लास में अक्सर बोलते हैं, कलाम है सर मेरा। पर कोई भी शायरी जो आपको अच्छी लगती है। एक शायरी है सर जो मैं अक्सर सोचता हूँ आज के सिनेरियो और एनवायरनमेंट को लेकर के, कि दुनिया एक बाजार है, यहाँ बिकता हर सामान है,
पत्थर तो पत्थर, यहाँ बिक जाता इंसान है। तो इसलिए अपने ईमान को, अपने लॉयल्टी को, अपने आप को थोड़ा इस समाज से, इस दुनिया से बचा कर रखिए, बिकॉज यू आर यूनिक वन। बिल्कुल सही सर, आई टोटली एग्री, बहुत ही अच्छा था ये। और बच्चों देखो, आशुतोष सर से बहुत बातें की जा सकती हैं और आज पहला ही पॉडकास्ट है, तो शायद और दूसरा पॉडकास्ट करना पड़ेगा जिसमें और डिटेल में हम बातें करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं जान पा रहा हूँ सर से बात करके, कि सर ने एक्चुअली वो लाइफ जी है जो हम में से ज़्यादातर लोग जो स्ट्रगल करते हैं, जो टियर 2 टियर 3 से आते हैं, गाँव से आते हैं, वो लोग फेस करते हैं। ये स्टार्ट होता है आपका जो ग्रेजुएशन वाला फेज़ होता है ना, जहाँ पे आप कोई भी रैंडमली ग्रेजुएशन में एंटर कर जाते हो और सोचते हो ये आपका कैरियर को डिफाइन करेगा। उसके बाद जो स्ट्रगल्स होते हैं, आप डिसीजंस लेते हो, फेलियर्स होती हैं, फेलियर से सीखते हो, गिरते हो, खड़े होते हो, भागते हो, फिर गिरते हो। ये सब मैंने सर की जर्नी में आज देखा और ये हम सब की लाइफ में होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा यार कि कोई इसमें सीक्रेट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो शायद आपने पहले ना सुना हो या आपको बताया ना गया हो। हम सबको पता होता है यार, अगर आप मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे और कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहोगे, खुद में विश्वास रखोगे, तो सक्सेस आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। और आशुतोष सर देखिए, इनका बैकग्राउंड भी GK GS का नहीं है, BTech किया है, M.Tech किया है, और वहाँ से अगर ज़ीरो से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ज़ीरो से अपना GK GS में करियर बनाया है और आज इंडिया के इतने बड़े फैकल्टी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से भी हर कोई कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट बहुत सिमिलर बैकग्राउंड मेरा भी है। अब मैंने भी ऐसी छोटी जगह से ही अपना करियर शुरू किया, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। इनफैक्ट 3 फेजेस रहे हैं मेरे करियर के। पहला तो ऑफ कोर्स एकेडमिक करियर ही है, जहाँ पे मैं गांव से निकला और एक IIT का सपना देखा, स्ट्रगल किया, IIT का एग्ज़ाम क्लियर किया, IIT में पढ़ाई की, कॉर्पोरेट में जॉब किया, पहला फेज़। दूसरा फेज़ हमने अब जब बच्चों के लिए काम करना शुरू किया तो ऑफलाइन में काम करना शुरू किया, फिजिकल सेंटर्स में काम करना शुरू किया। तीसरा फेज़ जब ऑनलाइन आ गया 16 में और हमें लगा कि यार ऑनलाइन के थ्रू तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, तीसरा फेज़ भी शुरू किया, जिसमें कि आज इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। गूगल हमारा इन्वेस्टर है, इन्फोसिस हमारा इन्वेस्टर है। तो ये जर्नी अगर आप शुरू से देखेंगे, अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं 20-25 साल पहले, तो मैं एक गाँव का बिल्कुल आपके जैसा बच्चा हूँ। शायद आशुतोष सर को भी आप पहचान ना पाएँ अगर 20-25 साल पहले चले जाएं, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, खुद में विश्वास रखेंगे, तो हर चीज़ पॉसिबल है। थैंक यू सो मच आशुतोष सर, बहुत अच्छा लगा बात करके।